इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का पीटी 365 कंप्लीट करेंगे, जो कि सोशल इश्यूज़ के लिए है। और इसका मेन मोटिव रहेगा हमारा 2023 के प्रीलिम्स के लिए। तो हम पूरा वीडियो को कवर करेंगे और पूरी बुक को कवर करेंगे। ओके, तो ये 2 पार्ट में होगा। पहला अप्रैल से दिसंबर 2022 का, फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग 2023 का पूरा कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट होगा हर सब्जेक्ट का 2023 का। तो देखते हैं सोशल इश्यूज़ में इस साल में क्या क्या हुआ है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं इधर से। वुमेन चाइल्ड, और ये विजन आईएएस का है जो कि आपको पता ही होगा। वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन इन सिस्टम, वाई न्यूज़, जो ऑफिशियल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र MPS है, उन्होंने लॉन्च किया एक न्यूली इनिशिएटिव वुमेन इन इंजीनियरिंग। न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंसिंग टेक्नोलॉजी वेस्ट को। ये प्रमोट करता है वुमेन को इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस के एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। EST बेसिक क्या है इसका, एक न्यू STEM बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंडिया का इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप है। ये इसमें लिंक करेंगे रिसर्चर्स को और रिसोर्सेज को। एक ये इनिशिएटिव की तरह, मतलब एक पहल की तरह है। STEM एक कॉमन एब्रीविएशन है जिसको यूज़ किया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के लिए। इन सभी वर्ड्स को साथ में यूज़ करने के लिए हम लोग STEM वर्ड का यूज़ करते हैं। STEM एक नेशनल वेब पोर्टल है जहाँ हम लोग शेयर करते हैं रिसर्चर्स और इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ को, प्रमोट करते हैं R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटिव्स को, एकेडमी को, इंडस्ट्री को। STEM एक इनिशिएटिव है PSA का, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC मिशन के अकॉर्डिंग। PMSTIAC मिशन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वेस्ट इनिशिएटिव है, तो ये प्रोवाइड करेगा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म साइंटिफिकली वुमेन के रिसर्चर्स के लिए ज़्यादा इंक्लाइन होगा, मतलब ये ज़्यादा प्रेफरेबल होगा वुमेन रिसर्चर्स के लिए, वुमेन साइंटिस्ट और वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। और ये हेल्प करेगा उन्हें परस्यू करने के लिए रिसर्च, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। ये प्रोवाइड करेगा स्किल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्किल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगा और एक्सेस करेगा टू R&D फैसिलिटीज़ एंड R&D सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को। टारगेट क्या है इसका, वेस्ट का टारगेट है कि ये सपोर्ट करेगा S&T स्टार्टअप्स को जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। बेसिकली ये किसके इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं हम लोग, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। इस टाइप क्या करेगा, जेंडर हम देखते हैं इस टाइप का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, इसमें जेंडर इक्वालिटी में देखते हैं हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में जेंडर इक्वालिटी में देखते हैं कि इसमें क्या वुमेन को इनेबल किया गया कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और ग्लोबली 18% जो गर्ल्स की टेरिटरी एजुकेशन आर परस्यूइंग STEM स्टडीज़। तो आज के फॉर्म में 18% जो गर्ल्स की एजुकेशन है वो STEM के अकॉर्डिंग ही हो रही है। फीमेल स्टूडेंट्स हैं आर एम्प्लॉय आर अंडर रिप्रेजेंटेड STEM, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड इन STEM, वो STEM में क्या रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं सही से। अब देखते हैं अदर इनिशिएटिव क्या STEM के अकॉर्डिंग। सबसे पहले विज्ञान ज्योति, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और ये इसमें मेरिटोरियस गर्ल्स इन हाई स्कूल टू परस्यू STEM, इसमें हाई स्कूल गर्ल्स को बढ़ावा दिया गया है STEM के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आपका ये हो गया इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें रिसर्चर्स में, जो नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एंड एडवांसमेंट के इसमें नर्सरिंग की जाएगी, जिसको हम करंट बोल सकते हैं। ये स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है हमें। ये वुमेन साइंटिस्ट के फील्ड में एंड S&T में हेल्प करती है। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, गति, ये ब्रिंग करेंगे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म को जो फैसिलिटेट करेंगे वुमेन को STEM में, और मेडिसिनल डिसिप्लिन देगा एट ऑल लेवल्स में, उनको बढ़ावा देगा हर लेवल में। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च
कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज रिसर्च फॉर इनोवेटिव एंड एक्सलेंस। क्यूरी ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट और वुमेन यूनिवर्सिटीज़ को और इम्प्रूव करेगा उनके R&D फैसिलिटीज़ को। बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट एंड रीओरिएंटेशन प्रोग्राम। बायोकेयर ये डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। और इसका मेन है कि डेवलपमेंट करेगा, एम्प्लॉयड करेगा, अनएम्प्लॉयड मूवमेंट को हेल्प करेगा और साइंटिस्ट अप टू 45 ईयर ऑफ एज, जब तक वो 45 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक ये उनको एम्प्लॉयड करेगा, उनको लाइक बोल सकते हो पेंशन की तरह भी हेल्प करेगा। जेंडर पे पैरिटी। रिसेंटली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट है BCCI है, उसने अनाउंस किया पे इक्विटी पॉलिसी को। ये वुमेन क्रिकेट होता है उसमें, उससे रिलेटेड एक टर्म है। और देखते हैं क्या है जेंडर पे पैरिटी। क्या होता है पे पैरिटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉई इन द सेम जॉब एंड लोकेशन आर पेड फेयरली रिलेटेड टू द अनदर। कि इसके अकॉर्डिंग हो गया कि मान लो जो हमारे मेल क्रिकेटर्स को सैलरी मतलब जो मिलता है पेड, या फिर जो उन्हें अमाउंट मिलता है वही फीमेल क्रिकेटर को मिलेगा, मतलब ऑल वन रैंक वन पेंशन की तरह ये भी। इट इज़ ऑफ्टन रिफर्ड एज टू द इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन ऑल द वर्क ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के हर काम में जेंडर की इक्वलिटी को बढ़ावा दिखाता है। इंडिया को रैंक किया गया 135 नंबर में 146 कंट्रीज़ में जेंडर गैप के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट निकली, मैन इंडिया ने कैप्चर किया 82% ऑफ लेबर इनकम। इंडिया के जो मैन है वो 82% लेबर इनकम को करते हैं और जो वुमेन है सिर्फ 18% लेबर इनकम को करती है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो कि इनइक्वलिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है। मेजर क्या है जिससे एड्रेस कर सकते हैं हम लोग जेंडर मेजर्स क्या होते हैं इनके। देखो कुछ दो मेजर्स हो गए, एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सबसे पहले लेजिस्लेचर हो गया कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा, दूसरा है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, कोड ऑन वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मनरेगा बोलते हैं जिसको। अब ये तो हमारे लेजिस्लेशन हो गए, लॉ मेकिंग हो गई। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संवैधानिक क्या है। संवैधानिक देखेंगे तो आर्टिकल 16 में बोला गया है कि सिटीजन हैव इक्वल, कि सभी सिटीजन को इक्वल राइट टू अपॉर्चुनिटी का रिलेशन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट के द्वारा चलाएगा किसी भी कंपनी या किसी भी सेक्टर को या फिर किसी भी बॉडी को जो चलाता है स्टेट, उसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की इक्वलिटी देता है। आर्टिकल 38(2) में बोला गया है कि मिनिमम इनइक्वलिटी इन स्ट्राइव टू द मिनिमम इनइक्वलिटीज इन इनकम अमंग इंडिविजुअल, तो सबसे कम इनइक्वलिटी होना। आर्टिकल 39(d) में बोला गया है कि प्रॉमिस करेगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसी का फॉर्म है ये एक तरीके का, आर्टिकल 39(d) को समझते हुए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। न्यूज़ में क्या है, सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 है। ये एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग आया है। अब देखते हैं सरोगेसी रूल्स क्या है, कि ये रूल्स प्रोवाइड करेंगे फॉर्म एंड मैनर फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड फ्री ऑफ सरोगेसी क्लिनिक एंड द रिक्वायरमेंट, कि जो सरोगेसी होती है उसको फ्री करने का बोला है और रजिस्ट्रेशन को बोला है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने को बोला है। एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट एट द, और जो लोग काम करते हैं रजिस्टर्ड, इसमें उनकी क्वालिफिकेशन को लेके भी बोला गया है। कि हाईलाइट्स क्या है इस रूल के, कि सरोगेट मदर जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है किसी भी सरोगेसी प्रोसीजर के, वो एक मदर के लिए सिर्फ 3 बार ही लिमिटेड, ओनली 3 टाइम्स लिमिटेड है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितने हैं, 3 है ओनली। सी में अलाउड द अबॉर्शन, वो अबॉर्शन को अलाउ कर सकती है अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। वो क्या कर सकती है, इसको अलाउ कर सकती है टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को, टर्मिनेशन को। सी हैज़ टू गिव हर कंसेंट थ्रू एन एग्रीमेंट, और उसको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें वो अपना कंसेंट भी दे। सभी गिविंग अप ऑल द राइट्स ओवर द चाइल्ड, तो सभी अधिकार किस पे, बच्चे पे दे रहे। सेल कि बच्चे पे जो भी अधिकार है पूरा अधिकार किस पे होगा, क्लिनिक वालों का होगा, ठीक है। एंड चाइल्ड टू द इंटेंडिंग कपल, सो कोई भी कपल है उनको वो दे दें। मतलब पूरा जो आप बोल सकते हो जैसे
हक होगा बच्चों का, जैसे इन्होंने सरगोशी कराई है किसी ने, ठीक है, तो सभी राइट्स हैं जो उनके, वो चाइल्ड को किस पे जाएंगे, जो उनके कपल्स होंगे जो उनको अडॉप्ट करेंगे उनको चले जाएंगे पूरे। अब बोला इंटेंडिंग कपल्स क्या है कि परचेज ए जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवर है इन द फेवर ऑफ सरोगेट मदर। कोई ऐसा एक इंश्योरेंस होता है जो फेवर करता है सरोगेट मदर को, जो कि 36 मंथ के लिए होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3 साल के लिए होता है, बेसिकली 36 मंथ के लिए होता है। ये कवर करता है सभी एक्सपेंसेस को, ऑल द कंपाइलेशंस को जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, और पोस्टमार्टम डिलीवरी कंपाइलेशन को भी, सॉरी नॉट पोस्टमार्टम, पोस्टपार्टम डिलीवरी कंपाइलेशन को भी कराता है। सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी क्या है कपल्स के लिए कि बिटवीन 25 से 30 साल 50 साल के बीच में होना चाहिए। वाइफ एंड हस्बैंड कितना होना चाहिए आपका 26 से 55 ईयर ओल्ड हस्बैंड होना चाहिए। दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, उनके कोई भी पहले से सर्वाइविंग चाइल्ड ना हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो, सरोगेट, कोई उनका सर्वाइविंग चाइल्ड ना हो, इसके लिए उनको सर्टिफिकेट के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर द सर्टिफिकेशन एसेंशियली ऑफ कपल्स के लिए क्या देखो, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रूफ इनफर्टिलिटी की, मतलब जो बच्चे जो पेरेंट्स है वो क्या कि इनफर्टाइल हैं तभी उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एंड ऑर्डर टू ऑफ पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड, एक ऑर्डर भी होना चाहिए कि हाँ वो कि बच्चों को कस्टडी ले सकते हैं या फिर पेरेंटेज कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं उसका, जिसको एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पास किया गया हो, उसको ऑर्डर को वो ऑर्डर होना चाहिए उनके पास। इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए 36 मंथ का डिलीवरी के बाद में, और कंपाइलेशन ऑफ द सरोगेट, ठीक है। और बोला है कि जो सर्टिफिकेट होते हैं प्रूवन इनफर्टिलिटी के, ये किसके द्वारा होना चाहिए, ये भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा चेक्ड होना चाहिए, और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा चेक्ड होना चाहिए। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट क्या है कि ये डिफाइन क्या है सरोगेसी की। सबसे पहले देखो, एक प्रैक्टिस जहाँ पे एक वुमन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड फॉर द इंटेंडिंग कपल, कि कोई एक औरत जो बच्चा देती है, जिसका बेबी मान लेते हैं हम लोग, तो ये बेबी को पालेगी पेट में और बच्चा को देगी, बेबी देगी, तो ये मतलब फॉर द सेकंड कपल, कोई कपल है उनके लिए, ओके, लाइक मतलब बच्चा पैदा करके वो बच्चे को किसी और को देना, इसको बोल सकते हैं हम लोग। इट इज़ नो मॉनिटरी इनिशिएटिव और रिवार्ड टू द सरोगेट मदर इज़ अलाउड, और मदर को कोई भी मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है एक्सेप्ट इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस के अलावा। पनिशमेंट फॉर कमर्शियल सर्जरी, और जो कमर्शियल सरोगेसी होती है उसके लिए पनिशमेंट भी होता है कि 5 साल तक की जेल, 5 ईयर की जेल एंड 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना। एलिजिबिलिटी क्या होते हैं कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसको क्या करे, इशू कराए। एक मैरिड वुमेन हैविंग ए चाइल्ड ऑफ हर ओन एंड बिटवीन, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई एक औरत हो जिसका खुद का एक बच्चा हो और उसकी जगह 25 से 35 के बीच में हो, वो भी। प्रोविजन शैल नॉट प्रोवाइड हर ऑन गैमिट्स और नॉट एक्ट, और उसको खुद के अपने गैमिट्स मतलब जो उसके स्पर्म रिप्रोडक्शन गैमिट्स होते हैं वो नहीं दे सकते हैं सरोगेट मदर को। देन वंस इन द लाइफ टाइम, सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंटेंडिंग कपल्स की। इंटेंडिंग कपल की एलिजिबिलिटी क्या है कि उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिजिबिलिटी का, एंड सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी का, कि असेंशियल ज़रूरी है और एलिजिबल भी है इसका। राइट क्या है चाइल्ड का राइट है डीम टू बी ए बायोलॉजिकल चाइल्ड, उसका अधिकार है बायोलॉजिकल चाइल्ड बन के पैदा होने का, इंटेंडिंग कपल के लिए और इंटेंडिंग वूमेन के लिए, या फिर जो चाह रखने वाली औरत है उसके लिए भी। अदर प्रोविज़न क्या है सरोगेसी के। पनिशमेंट फॉर कमर्शियल सरोगेसी, कमर्शियल सरोगेसी की पनिशमेंट भी है, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया कि 5 ईयर की जेल और 5 लाख रुपीज़ का फ़ाइन। सेकंड है हमारे पास नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड NARSTB, इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर फंक्शन। ये क्या काम करती है
की एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिव्यू और मॉनिटर करती है इम्प्लीकेशंस को, कोड ऑफ कंडक्ट को बनाती है जो आदमी सरोगेसी क्लिनिक में काम करते हैं उनके लिए भी, मिनिमम स्टैंडर्ड रखती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेबोरेटरी का एंड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स का जो यूज़ होंगे, और सब फंक्शनिंग ऑफ स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड SRBT। तो ये क्या है, ये सेंट्रल बोल सकते हैं, यही कंट्रोल करती है स्टेट वाले बोर्ड को भी। NART सरोगेसी रजिस्ट्री एक ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड है, एक ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ आर्ट एंड क्लिनिक बैंक है सरोगेसी क्लिनिक्स इन इंडिया। ये बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड रखने की जगह है। अबॉर्शन लॉ इन इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अबॉर्शन लॉ इंडिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के 24 वीक तक भी कर सकते हो, टू ऑल द वुमेन्स इन द कंट्री रिगार्डलेस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मैरिड हो, उसके लिए भी। अब 20 वीक्स ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका, 6 मंथ। अगर 6 मंथ का भी बेबी तो उसको भी आप अबॉर्शन कर सकते हो, ऐसा रूल निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है इसमें देखते हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन राइट में कि जजमेंट है द डिस्टिंक्शन अमंग वुमेन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे बोला गया कि वायलेट होता है ये राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 है, और राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21 को ये फॉलो करता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैरिटल रेप क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो प्रेगनेंसी ऑफ द मैरिड वुमेन ड्यू टू फोर्सफुली सेक्स, जो फोर्स्ड सेक्स होता है उससे जो प्रेगनेंसी होती है उनके हस्बैंड के द्वारा, उसको रेप के अंदर डाला जाएगा एज ए MTP एक्ट। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। MTP एक्ट के अकॉर्डिंग वुमेन कैन गो एंड फॉर एन अबॉर्शन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनीबडी एल्स, वो अबॉर्शन के लिए जा सकती है बिना किसी के कंसेंट लिए, अंडर द MTP एक्ट। एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ वुमेन जजमेंट क्लैरिफाइज वुमेन इंक्लूड्स सिसजेंडर वुमेन ऑल्सो पीपल फॉर द पर्पज ऑफ सेफ अबॉर्शन। और वुमेन के डेफिनेशन को एक्सपेंड करना, उनकी वैल्यू को एक्सपेंड करना, क्लैरिफाई करना कि वुमेन क्या क्या इंक्लूड करती है, सिसजेंडर वुमेन को ऑल्सो पीपल फॉर द पर्पज ऑफ सेफ अबॉर्शन के बारे में भी बोला गया। प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे। ये माइनर्स फीमेल है कि वो अबॉर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को जिसमें कॉन्सेक्सुअल सेक्स से हुआ हो, विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी बताए भी अबॉर्शन करा सकती हैं। अंडर द लॉ ऑफ प्रोटेक्शन क्या है इसका, फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को एक्ट से, अकॉर्डिंग टू द पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग एबॉर्शन लॉ इन इंडिया में क्या है, आप देखते हैं कि एबॉर्शन क्या इंडिया में एबॉर्शन इज़ इलीगल बोला गया है सेक्शन 312 में एंड सेक्शन 330 में IPC के, अनलेस इट इज़ परफॉर्म इन द मैनर प्रिस्क्राइब अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। एबॉर्शन इलीगल है लेकिन तब तक जब तक एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं आता है, जिसको हम लोग MTP बोला है। अभी हम लोगों ने MTP नहीं आता तब तक इसको हम लोग, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो अब लोग एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। फिर आया है द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2021 में अमेंड किया गया और मेक द मेक ऑफ MMT मोर एक्सेसिबल, जिससे MMT बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया। एबॉर्शन इन इंडिया क्लोज 8 वुमेन डाई एवरी डे इन इंडिया ड्यू टू द अनसेफ एबॉर्शन। डेली 8 वुमेन की डेथ होती है अनसेफ एबॉर्शन। 60% फॉर एबॉर्शन 2007 से 2011 के बीच में हुए, वो सब कैसे थे, अनसेफ अनसेफ एबॉर्शन। वुमेन बिटवीन एज ऑफ 15 to 19 ईयर्स आर द हाईएस्ट रिस्क ऑफ डाइंग। ये क्योंकि ये इनकी टीन एज होती है और इसमें सबसे ज़्यादा इनको, क्योंकि इनका बॉडी भी पूरी तरह डेवलप नहीं होता जिससे वो चाइल्ड को बियर कर पाएँ, जैसे इनके डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इधर पे।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? MTP, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी आर रजिस्टर्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर आर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। सबके अलग अलग कंडीशन दी गई। आप चलो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले कि अगर 20 वीक का बच्चा है तो वैकेंसी लगा 20 वीक का, मतलब राउंड हो गया आपका 5 मंथ का बेबी है तो अवेलेबल टू एनी वुमेन ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, की कोई भी वुमेन को सकता है डॉक्टर के एडवाइस पे। अगर 5 to 6 मंथ का है वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तो ओनली फ्यू स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वुमेन प्रिस्क्राइब इन द रूल्स ऑफ एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर। कितने डॉक्टर्स होंगे? 2 डॉक्टर, इधर पे 1 डॉक्टर। 6 मंथ का है, चाइल्ड बॉर्न वुड सफ़र फ्रॉम द सीरियस एलिमेंट। जब अगर लगा है कि चाइल्ड जो बच्चा पैदा हो उसको सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, चाइल्ड को क्या हो सकता है अगर सीरियस एलिमेंट्स हो सकते तो। और 24 और दूसरा केस क्या है इसमें? रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ का रिस्क है जिससे उसको इंजरी हो सकती है और मेंटल और फिजिकली हेल्थ में हार्म हो सकता है। बोलते ना जैसे या फिर मतलब कोई जो मदर है उसको कोई इंजरी हो सकती है या फिर कोई उसको दिक्कत हो सकती है उस चाइल्ड के होने से, उसको लाइक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन हो। और 24 वीक के बाद मतलब 6+ मंथ हो तो ओनली फॉर द ग्राउंड ऑफ टोटल एबनॉर्मलिटीज़, जब बहुत ही ज़्यादा फोइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो, जब बच्चे में बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ हो, फोइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो। और मेडिकल बोर्ड के द्वारा एडवाइस पे भी, इसमें एडवाइस कौन देगा? मेडिकल बोर्ड। अब देखो 2 कैटेगरी जिसमें 2 डॉक्टर वाली बात हुई थी, इसमें देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ ऐसी वुमेन इंक्लूड होती है जिसमें कोई रेप वाला हो केस, विक्टिम ऑफ और अदर वनरेबल वुमेन हो जिनको हार्म किया गया, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन हो, माइनर हो, अमंग्स अदर, और नॉट अनमैरिड वुमेन। दिस मोस्टली दिस वन इज़ लाइक रेप केस मोस्टली 100%। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोविजन एज एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैरिड एंड सिंगल वुमेन। एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बोला है मैरिड और सिंगल वुमेन के बीच में। डिक्लेयर्ड इट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया प्रोविज़न को MTP को अप टू 24 वीक फॉर प्रेगनेंसी ऑफ अनमैरिड वुमेन ऑल्सो। तो इसको ही बढ़ा के उन्होंने किसको कर दिया? 6 मंथ के लिए, क्योंकि इस आपका जो ये प्रेगनेंसी होती है अनमैरिड वुमेन की उससे उनको हार्म ना हो, इस वजह से। अब आ गया कि और बोला कि मैरिड और अनमैरिड के बीच में कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन तो होता नहीं है, दैट्स वाई। अब आता है हमारा एडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया में चाइल्ड एडॉप्शन का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन, जो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड को परमानेंटली सेपरेट होती है फ्रॉम हिज, जिसमें क्या चाइल्ड को परमानेंटली सेपरेट करते हैं उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, एंड बिकम द लॉफुल चाइल्ड, और कानूनी एक बच्चा बन जाता है जो अडॉप्टेड पेरेंट्स होते हैं उनका, जो बच्चे को गोद लेते हैं उनका वो कानूनी रूप से बच्चा बन जाता है। सभी उसके राइट प्रिविलेजेस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अडॉप्टेड लोग हैं उसी के अकॉर्डिंग होती है। लेजिस्लेटिव गवर्निंग अडॉप्शन का जो हिंदू अप्रोप्रिएशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू अप्रोप्रिएशन मेंटेनेंस एक्ट जिसको हमने हामा बोला है, ये गवर्न ए केस जहाँ पे एक हिंदू पेरेंट और एक गार्डियन कैन गिव ए चाइल्ड इन अडॉप्शन टू अनदर हिंदू पेरेंट, जिसमें क्या है कि हिंदू पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे हिंदू पेरेंट्स को दे सकते हैं, उसकी बात की गई इसमें। द जुवेनाइल जस्टिस केस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट JJ एक्ट 2015, इसमें इंक्लूडेड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, इसमें इंक्लूडेड जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के बारे में और द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। मॉडर्न रूल्स 2016, अडॉप्शन रेगुलेशन 2017, ये सभी रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंटर एंड इंट्रा कंट्री
को बताती है कैसे ऑर्फन को अडॉप्ट करना है, अबैंडन्ड को, सरेंडर्ड चाइल्ड्स को अडॉप्ट किया जाता है उनके रिलेटिव्स एंड अदर चिल्ड्रंस ऑफ रिलेटिव्स। तो अडॉप्शन के बारे में बताते हैं, चाहे वो ऑर्फन हो, चाहे अबैंडन्ड हो, चाहे सरेंडर्ड चाइल्ड हो, उनके बारे में। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है चाइल्ड अडॉप्शन को लेके, तो बोला चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट शैल बी पैरामाउंट कंसिडर। चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो सबसे मेन कंसिडर किया जाता है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द प्लेस ऑफ द चाइल्ड इन अडॉप्शन विद द, कि उसकी गिवन द प्लेस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की किस जगह पे शैल बी गिवन टू द प्लेस ऑफ चाइल्ड, प्रेफरेंस दिया जाता है। प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ऑन इस सोशल कल्चर एनवायरनमेंट एज फार एज पॉसिबल, उसके खुद के सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में जम पाए, वो रह पाए, ऐसा दिया जाता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों से हार्म ना हो, उसको नया ना लगे, उसको सब लगे उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऑल एडॉप्शन शैल बी कंसिडर एज ए चाइल्ड एडॉप्शन, तभी एडॉप्शन माना जाएगा जब रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन गाइडलाइन सिस्टम एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सेम शैल बी मेंटेन बाय द अथॉरिटी। इसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी मानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहे ये सब चीज़ें, अथॉरिटी उसको मेंटेन करे। तो इसको ही हम लोग एडॉप्शन में, मतलब एडॉप्शन कैरियर करने के लिए हमें ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ता है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, बोला गया है कि जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी है CARA, ये बॉडी एक्ट करती है एक नोडल गवर्निंग बॉडी में सभी एक्सेप्ट ऑफ इंटर एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन को देखती है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी देखती है। स्टेट एडॉप्शन में अब आपका पहले सेंट्रल था, अभी स्टेट को हो गया। इसमें भी क्या है, ये एक नोडल बॉडी है स्टेट की जो प्रमोट और मॉनिटर करती है एडॉप्शन को, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन विद और सहरा के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी, ये मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द स्टेट फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर डीलिंग विद चिल्ड्रन के साथ नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, डिक्लेयरिंग देम लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। ये स्टेट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में। दिस वन इज सेंट्रल, दिस वन इज स्टेट, दिस वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल में किया गया है। ये डील करते हैं चाइल्ड की नीड्स के लिए, केयर के लिए, प्रोटेक्शन, और उनको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन भी बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ये आइडेंटिफाई करती है ऑर्फन्स को, अबैंडन्ड्स को और सरेंडर्ड चाइल्ड्स को इन द डिस्ट्रिक्ट, प्लेसेस देम इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में उनको भेजती है। बोले स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, और स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी क्या है, ये पर्पस होता है ऑफ प्लेसिंग चाइल्ड इन अडॉप्शन, इसको चाइल्ड अडॉप्शन में हेल्प करती है। अब बोला ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, ये रिकॉग्नाइज करती है फॉरेन सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर एजेंसी को, कोऑर्डिनेट करती है सभी मैटर्स को, रिलीज़ करती है अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इंडियन चाइल्ड्स के एंड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को। कि सभी जितने भी मैटर होते हैं, अगर कोई इंडियन चाइल्ड है, फॉरेन स्कूल वेलफेयर एजेंसी की तरह ये कोऑर्डिनेट करती है सभी मैटर्स को। जब किसी इंडियन चाइल्ड के अडॉप्शन की बात हो रही हो तो उसको ये फॉरेन बॉडी से ये क्या कराती है, कोऑर्डिनेशन में रखती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ। तो बेसिकली आप इधर पे देख लो, सभी हमारे लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड, मैं बोल सकता हूँ इसको, जस्ट 1 सेकेंड, वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड ही है। तो रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ, ये अडॉप्शन से रिलेटेड है, सेम एज द पहले जो वाला टॉपिक की तरह सेम है। न्यूज़ में क्या है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई पर्सन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस को देखते हुए लॉ और जस्टिस को, उसने अपनी 118th रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन लॉ भी है। अब ये है क्या, रिव्यू ऑफ लॉज ऑन एडॉप्शन है क्या, तो हिंदू अप्रूवल एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हमा बोलते हैं,
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हामा 1956 ये ओनली हिंदूज़ के लिए एप्लीकेबल है। एंड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये सभी रिलीजन्स के लिए ये हैव डिफरेंटिंग क्राइटेरिया, लेकिन अभी भी इनके क्राइटेरिया कैसे हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं इनके। पेरेंट्स अडॉप्टिंग ए चाइल्ड अंडर हामा एक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड। अब कोई हामा एक्ट के अंदर अगर पेरेंट है, जो कोई पेरेंट है अंडर हामा एक्ट, उसको रिक्वायर नहीं होता है, नो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब जो हामा एक्ट है, तो हामा एक्ट क्या करता है, अगर कोई हामा एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको सारा एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। पेरेंट्स आर विलिंगली टू अडॉप्ट ए चाइल्ड बट देयर इज़ नॉट मैनी चाइल्ड अवेलेबल फॉर। अब कहीं पे पेरेंट्स तो चाहते हैं चाइल्ड को अडॉप्ट करना, पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन चाइल्ड ही नहीं है अडॉप्शन के लिए। अब कोई अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और उनकी जो पूरा फंक्शनिंग है, जिससे डेथ हो गई है 276 चिल्ड्रंस की, तो अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स आर बीइंग डेल्ट बाय, और अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही क्या करती है, संभालती है। तो रिव्यू क्या है लॉ ऑन गार्डियनशिप के बारे में, तो बोला जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है वो यूज़ बनाती है टर्म इलेजिटिमेट इन रेफरेंस टू द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। तो वो टर्म इलेजिमेट को यूज़ करते हैं और उस चाइल्ड के लिए जो वेडलॉक के बाहर है, फिर बोल सकते हैं कि वेडलॉक बोर्न आउट चाइल्ड के रेफरेंस में यूज़ की जाती है। अब बोला गया, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैरिटल रेप। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया रिसेंटली 2 जजेस बेंच हुई थी, 2 जज बेंच हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, पिटीशन जारी की है चैलेंजिंग द exception provided to marital rape in the section 375 of IPC। IPC के सेक्शन 375 को ध्यान पर रखते हुए बोला गया है। सेक्शन 375 क्या डिफाइन करता है, तो जो सेक्शन 375 डिफाइन करता है रेप को, लिस्ट सेवरल नोशन ऑफ कंसेंट के बारे में बताता है। इफ़ वैलिडेटेड वुड कंस्टिट्यूट द ऑफेंस बाई रेप बाई मैन। अब देखो इसमें क्या है कि बोला गया है कि रेप को डिफाइन करता है, रेप को डिफाइन करता है आर्टिकल 375। अगर ये रेप को डिफाइन करे तो इट्स लाइक मोर वुमेन फेवर, मतलब फेवर नहीं, मतलब वुमेन के राइट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए। ओके, अब ये 375 तो मान लो अगर कोई है, कोई वुमेन अगर रेप की विक्टिम है तो वो किसका यूज़ करेगी, आर्टिकल 375 का, अपने या अपने आपको इंसाफ दिलाने के लिए। ठीक है, हाउ जो प्रोविज़न ले डाउन 2 एक्सेप्शन, लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं जिसको हम लोग इन्फोग्राफिक्स में भी देखेंगे। द पिटिशन वाज फेल्ड टू चैलेंज एक्सेप्शन 2 ऑफ रेप अंडर सेक्शन। तो जो पिटिशन है ना, इसी जो आपका आर्टिकल 375 के जो 2 एक्सेप्शन है 1 और 2, तो वो इसके लिए ही पिटिशन जारी की गई है। सेकंड, अब मैरिटल रेप और इसका स्टेटस क्या है कि इंडिया में देयर इज़ नो लीगल प्रोविज़न दैट डिपेंड। अब मैरिटल रेप के लिए कोई भी हमारे पास लीगल प्रोविज़न इंडिया में नहीं है, no legal provision for the marital rape. However, it fund mention that article 375, लेकिन आर्टिकल में सेक्शन 375 है आईपीसी में, नॉट आर्टिकल में, आईपीसी में आईपीसी इंडियन पिनल कोड में। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 से 20 में बोला गया कि 1 in 3 इंडियन वुमेन एज हैव सफर्ड सम ऑफ द स्पाउस अब्यूज़। तो बोला गया कि हर 3 में से एक औरत ने जो 18 से 39 साल के बीच में उसने स्पाउसल एब्यूज़ मतलब हस्बैंड या फिर बोल सकते हो
कि होने वाले पति बोल सकते हो, लगे जिससे उनका इंगेजमेंट हुआ हो, मोस्टली लाइक हस्बैंड, स्पाउसल एब्यूज़। परसेंटेज और सबसे ज़्यादा परसेंटेज हायर कहाँ है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज कर्नाटका में, फिर बिहार, फर्स्ट वन इज़ कर्नाटका, सेकंड इज़ बिहार, थर्ड इज़ वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ वन इज़ आसाम। जुडिशल स्टैंड क्या है क्रिमिनल ऑफ मैरिटल रेप का? तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस हमारा 2070 का जिसमें बोला इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में इंक्रीज द एज लिमिट, इसको 15 से करके 18 साल कर दिया है अंडर द एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग। अब एक्सेप्शन 2 के अभी हम पढ़ेंगे। अब सेकंड केस था हमारा, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस आया निमेश भाई भारत देवी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। एक हस्बैंड कैन नॉट वायलेट हिज वाइफ्स डिग्निटी बाय कोर्सिंग हर टू एंगेज सेक्सुअल एक्ट विदाउट हर द फुल और फ्री कंसेंट, कि बीवी के बिना फुल और फ्री कंसेंट के बिना जब अगर तुम वाइफ की डिग्निटी को हार्म करते हो और एंगेज कर रहे हो एक सेक्सुअल एक्ट में, उसके लिए बोला गया है। थर्ड है 2021 में केरला हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मैरिटल रेप इज़ ए गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स। यस, तो यही वो मेन टॉपिक है जो इसको मैं बताना चाह रहा था, दिस वन। तो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो मैंने बोला है अभी वुमेन के फेवर में है, लेकिन यही मेन हेल्प भी करता है, लाइक बोल सकते स्टेप है कहीं कहीं पे डाइवोर्स को पाने का भी। ओके, अब डिफ़ाइन करते हैं आईपीसी के, इसके डिफ़ाइन करता अब इसके आईपीसी के जो पार्ट हैं सेक्शन, इसको डिफ़ाइन करता है रेप को, सेवरल नोटेशन ऑफ कंसेंट के बारे में बताता है, किस किस तरीक़ा की अगर कोई इंसिडेंट है, किस किस तरीक़ा का इंसिडेंट है उसको दिखा रहा है, तो ये उसको रेप कैसे माना जाएगा वो उसको ये डिफ़ाइन करता है। और इसमें बोला इसमें कंसेंट में आता विटिगेटेड वुड कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ऑफेंस ऑफ रेप बाय मैन के द्वारा रेप को मेडिकल प्रोसीजर और अब देखो एक्सेप्शन 2 पिटीशन इसी के लिए जारी की गई है, इसके लिए दिस वन के लिए, सेकंड एक्सेप्शन के लिए। ओके, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। वो मेडिकल प्रोसीजर है और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। अगर मेडिकल प्रोसीजर में है उसको रेप नहीं दिखाया गया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोले सेक्सुअल इंटरकोर्स है बिटवीन एक मैन और वुमेन हिज वाइफ नॉट अंडर 15 इज़ नॉट रेप डिस्क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। तो ये कंसेंट है कि अगर कोई आदमी और औरत जो 15 साल से कम नहीं है तो उसको लगे कि इज़ नॉट रेप डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, और मैरिटल रेप को ये क्या करता है, डिक्रिमिनलाइज करता है। यही है जिसकी वजह से पिटीशन जारी की गई है। मैरिटल रेप इन इंडिया में क्या है 2000 में देखते हैं, जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन था रिजेक्टेड बाय 172 रिपोर्ट्स ने इसको क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, फिर 2005 में बोला कि ओनली प्रोवाइडेड फॉर द सिविल रेमेडीज, सिर्फ इसको सिविल रेमेडीज़ में यूज़ किया गया मैरिटल रेप को, और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं थी कि प्रिपेरेटर है तो उसको कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं थी। फिर 2012 में क्या हुआ कि जस्टिस वर्सेस वर्मा कमेटी आई, जस्टिस JS वर्मा कमेटी आई, इसने रिकमेंडेशन दी कि अमेंडमेंट करें इंडियन रेप लॉ को आफ्टर निर्भया गैंग रेप के बाद। इसने JS वर्मा कमेटी यूनियन गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट रिमूविंग द एक्सपेज, और जो यूनियन गवर्नमेंट थी वो एक्सेप्शन को रिमूव करने के खिलाफ थी। ओके, तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ मैरिटल रेप। नाउ आता है डाउरी सिस्टम। सो अभी जो मैंने पढ़ा आर्टिकल 375, नाउ वॉच केयरफुली।
आई एम नॉट, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, दिस इज़ लाइक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ओके सबका डिफरेंट डिफरेंट। आर्टिकल 375 सॉरी नॉट 65, जो भी हम लोगों ने ये पढ़ा ये दिस वन आर्टिकल 375 इज़ रिलेटेड टू मैरिटल रेप, ओके। Some also use this as a step for divorce, okay। Divorce also ये भी हो गया, एज वेल एज एक और क्या चीज़ हो सकती है जो डाइवोर्स के लिए स्ट्राइप कर सकती है, दैट इज़ डाउरी सिस्टम, डाउरी एक्ट। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट डाउरी सिस्टम भी, डाउरी सिस्टम ये भी मिलके क्या है स्टेप है डाइवोर्स के लिए, ओके। सो दीज आर मोर लाइक नॉट वुमेन फ्रेंडली बट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ वुमेन, सेफ गार्ड ऑफ वुमेन एंड अगेंस्ट मैन, ओके। सो इधर पे सोचने की चीज़ क्या है, अगर सपोज वुमेन इज़ विक्टिम, दिस वन, अगर कोई वुमेन विक्टिम है इस चीज़ की विक्टिम है अगर कोई वुमेन, तो ही विल गेट जस्टिस बाय यूजिंग दिस टू। लेकिन अगर कोई वुमेन विक्टिम नहीं है एंड मैन इज इनोसेंट, और वुमेन क्या है विक्टिम, वुमेन इज नॉट विक्टिम, तो क्या होगा, तो शी कैन यूज दिस एक्ट अगेंस्ट ए इनोसेंट मैन। तो इधर पे किसका राइट हार्म हो रहा है, इसका, ओके। आई वॉज जस्ट गिविंग यू आइडिया ओनली। तो अब पढ़ते हैं डाउरी सिस्टम क्या है इसमें। रिसेंटली डेथ ऑफ 3 यंग ब्राइड्स, अभी 3 यंग ब्राइड्स की डेथ हुई है केरला में, और जिससे अटेंशन आ गया लोगों का सोशल एविल की तरफ, सामाजिक पाप बोल सकते हैं, फिर सोशल एविल, सामाजिक गंदगी, राक्षस, कुछ भी बोल दूँ। डाउरी क्या डिफाइन किया गया, डाउरी प्रोविज़न एक्ट, डाउरी हमारे डाउरी प्रोविज़न एक्ट में आता है, इट शुड बी इन रेड कलर, डाउरी प्रोविज़न एक्ट में आता है ये। लीगल डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड द डावर और महार इन द केस ऑफ पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सन लॉ सहारियत अप्लाइज, जिसमें मुस्लिम लोग क्या सहारियत अप्लाई करते हैं। ऑल्सो पेरेंट ऑफ ए गर्ल कैन गिव गिफ्ट टू हर मैरिज एज ए स्त्री धन। अब जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उसको डाउरी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोल सकते वो, उसको स्त्री धन बोलेंगे, स्त्री धन बोल सकते हैं, जिससे वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को इमरजेंसी केस पे मीट कर पाए, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ डाउरी, लेकिन उसको बोला कि उसको खुशी खुशी गिफ्ट देना, तो ये डाउरी नहीं है कि स्त्री धन है। द अपोजिट कस्टम इज कॉल्ड डावर, और इसके जस्ट अपोजिट जो होगा उसको डाउरी बोलेंगे। जो अपोजिट कस्टम इसका उसको बोलेंगे डावर। प्राइस द पेमेंट इन कैश और काइंड ऑफ पेड फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम द साइड ऑफ ब्राइड्स पेरेंट्स, जिसमें क्या होता है दुल्हन के तरफ से, दुल्हन के या तो पेरेंट्स हों वो दुल्हन के पेरेंट्स किसको देते हैं, मतलब फीमेल साइड से मेल साइड में जाता है, ठीक है। सम ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया जैसे लाइक यानदीस ऑफ आंध्रा एंड बरिया पागी दोमर ऑफ गुजरात कश्मीरी पे ब्राइड प्राइस, वो क्या करते हैं ब्राइड प्राइस भी पे करते हैं। डाउरी प्रोविज़न एक्ट 1961 क्या है, अब देखते हैं। डाउरी को बोलेगा एक
कंजीनेबल ऑफेंस बोला गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज़ नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मतलब बेल भी नहीं मिलती है, बेल भी नहीं मिलती है, नॉन कंपाउंडेबल और कंपाउंडेबल नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द एक्यूज्ड, और जो प्रूफ होता है ना वो किस पे हो जाता है, बर्डन पूरा एक्यूज्ड पे हो जाता है। मेक्स द एग्रीमेंट फॉर लिविंग और टेकिंग डाउरी वॉइड, और जो एग्रीमेंट होता है लिविंग और टेकिंग डाउरी वो हमेशा वॉइड रहता है। डाउरी प्रोविज़न ऑफिसर कुड बी एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डाउरी प्रोविज़न ऑफिसर्स को एस्टेब्लिश करती है। पनिशमेंट विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ द फाइन, अब इसमें पनिशमेंट क्या होता है बोला है, गिविंग और टेकिंग, देना या लेना, और अबेटिंग द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, डिमांडिंग डाउरी को डिमांड करना, और एडवर्टाइजिंग रिलेटेड टू डाउरी, और डाउरी से रिलेटेड एडवर्टाइज को करना, दहेज से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना, दहेज को देना या फिर लेना, और दहेज की मांग करना। तो तीनों ही केस में क्या है, आपको इम्प्रिजमेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो CGI है उन्होंने रिक्वेस्ट किया पार्लियामेंट को कि वो एग्जामिन करें एज ऑफ कंसेंट इशू अंडर द पॉस्को एक्ट 2021। CGI मेड द अपील ऑफ पॉस्को एक्ट 2012 पोसेस डिफिकल्टीज फॉर जज एग्जामिनिंग, डिफिकल्टी फॉर जजेस एग्जामिनिंग केसेस ऑफ कंसेक्चुअल सेक्स इन्वॉल्विंग एडोलसेंस। तो उन्होंने कंसेक्चुअल सेक्स की बात की जिसमें एडोलसेंस को यूज़ किया, एडोलसेंट लोगों, बच्चों, नॉट बच्चे, एडोलसेंट्स को यूज़ किया गया है। ओके, डिफ़िकल्टी फॉर जजिंग, डिफ़िकल्टी जो फेस होती हैं। तो CGI ने रेफ़र किया इंडिया एनालिसिस ऑफ जजमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट इन वेस्ट बंगाल, असम और महाराष्ट्र को रोमांटिक केसेस अंडर पॉस्को एक्ट इनफोल्ड करे प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट को यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। एज पर दिस स्टडी के अकॉर्डिंग ओनली इन एवरी 4 केसेस अंडर पॉस्को कॉन्स्टिट्यूट रोमांटिक केस, सिर्फ 4 में से एक ही केस में क्या आता है, रोमांटिक केस है, बाकी लाइक फोर्स 93.8 केसेस एंडेड विथ एक्विटेंट्स। इन 46.6 केसेस गर्ल्स हैज़ बीन बिटवीन, और गर्ल्स कितनी थी, 16 से 18 साल के बीच की थी। पॉस्को एक्ट क्या है, प्रोविजन ऑफ, लेकिन दिस वन इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों को सेक्स से बचाना। पॉस्को एक्ट देखो प्रोटेक्शन क्या होता है कि जो चाइल्ड 18 से कम के हैं, -18 ईयर्स के हैं, उनके लिए है, उनको प्रोटेक्शन के लिए है। उनको कैसे कैसे प्रोटेक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाना और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए। ओनली चाइल्ड सर्वाइवर एंड एडल्ट ऑफेंडर्स, एप्लीकेबल किसके लिए, चाइल्ड सर्वाइवर के लिए और एडल्ट ऑफेंडर्स के लिए। इन केस 2 चाइल्ड हैव सेक्सुअल रिलेशन, जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, अगर 2 ऐसे केस में कि उनमें सेक्सुअल रिलेशन है जुवेनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट विल अप्लाई, जे जाएगा तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। अब चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म क्या है कि एट एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस लाइक रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, इन सब का क्या होगा, इको फ्रेंडली मैकेनिज्म रहता है। एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शॉल बी रिकॉर्डेड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, और जो एविडेंस होते हैं उसको 30 दिन के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। ऑफ स्पेशल कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, स्पेशल कोर्ट के द्वारा। स्पेशल कोर्ट क्या है, इट सेल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये ट्रायल को 1 साल के अंदर ही के पीरियड में सब खत्म करती है। फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कंजाइबल टू ऑफेंस, मतलब एक ओवर द 1 ईयर ड्यूरेशन में। कौन करता है इसको, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करती है, एविडेंस निकालते हैं। अब बोले पनिश ए क्रिमिनल हु आर इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट अथॉरिटी लाइक पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पुलिस एक्सेट्रा, तो उनकी क्या करते, पनिशमेंट भी होता है। पनिशमेंट। अब बोला अमेंडेड क्या किया गया 2019 में, डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन को चेंज किया। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ एग्रीगेटेड
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी स्कोप को वाइड किया है। इंक्रीजिंग द मिनिमम पनिशमेंट फॉर सर्टेन असॉल्ट, और कुछ मिनिमम पनिशमेंट भी लागू की है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 354 IPC वर्सेस पॉस्को एक्ट। दिस वन इज़ वेरी गुड स्पेसिफाइड। अब देखो जो IPC का 354 है वो रिस्पेक्टिव ऑफ विक्टिम की एज के रिस्पेक्टिव है, और इसमें सिर्फ चाइल्ड के लिए है। इधर पे विक्टिम क्या होता है फीमेल, इधर पे दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों हैं विक्टिम। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल क्या है, इधर पे डेफिनेशन इज जेनरिक है। इधर पे क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट, 3 वर्ड, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट 3 है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, डीम टू बी इनोसेंट। इसमें क्या होता है, इसमें न्याय की बात होती है। न्याय तो सभी में होता है, जब तक इसमें इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लाइज जब तक डीम टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, इसमें पहले से गिल्टी मानते हैं जब तक उसको इनोसेंट प्रूव ना किया जाए। इसमें पहले डीम टू बी गिल्टी अंटिल जब तक उसको इनोसेंट प्रूव नहीं किया जाए तब तक वो उसको गुनहगार ही माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है, उसको पहले जब तक गुनहगार नहीं साबित करते हैं तब तक उसको, इसमें देखो इसमें पहले होता है आपका इनोसेंट से गिल्टी, पहले इनोसेंट समझा जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। इसमें जस्ट ऊपर है उल्टा, इसमें गिल्टी माना जाता है जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव ना हो जाए। तो लाइक दिस वन इज़ मोर हार्श। मिनिमम 1 ईयर का जेल होता है और 5 साल तक हो सकता है विद ए फाइन। इसमें मिनिमम 1 साल की जेल और एक्सटेंड करके 5 साल के लिए और साथ में फ़ाइन भी। अब चाइल्ड मैरिज नेक्स्ट टॉपिक हमारा। एवरी 4 वुमेन सर्वाइव्ड इन द एज ग्रुप 20 to 24 वाज मैरिड बिफोर दे टर्न 18। जो भी वुमेन हैं जो सर्वाइव किए हैं एज ग्रुप अभी 20 से 24 किए हैं, वो 18 से पहले शादी हो गई उनकी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बोला कि ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ अर्ली मैरिज इन बोथ द सेक्सेस हैज बीन ऑब्जर्व्ड। कि बोला गया कि वुमेन मैरिंग बिफोर द लीगल एज 18 ईयर, 18 साल से पहले ही शादी हो जाना। अब जो सर्वे 4 था उसमें 26.8 थी, लेकिन अब सर्वे 5 में तो बोला गया कि एज मतलब कम है, मतलब लोग क्या है 18 साल के प्लस होने के बाद शादी कर रहे हो। इसमें 18 साल से प्लस कम में इतनी लोगों की शादी होती थी, इसमें इतनी लोगों की शादी, और ये 18 प्लस वालों का है, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ है। अब बोले गया जो नेशनल 4 था मैन मैरिंग बिफोर द लीगल एज, 21 साल से पहले शादी होना। तो पहले तो 21 साल से कम एज में लोगों की शादी हो जाती है, 20 थी, लेकिन अब कितनी हो रही है, इतनी। तो मतलब दिस वन इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ग्रोथ। चाइल्ड मैरिज बिफोर लीगल एज के पहले मैरिज हो जाना। डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ अर्ली मैरिज, तो ये ट्रेंड को डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है, अर्ली मैरिज का ट्रेंड गिर रहा है। 38% वुमेन एज 20 to 14 मैरी बिफोर द लीगल एज एट मैरिज ऑफ 18 ईयर्स। तो मतलब 18 साल के पहले ही उनकी शादी हो गई थी, 18 साल से कम थी तभी उनकी शादी हो गई थी, नॉट लाइक दिस 18 से कम की थी तभी शादी हो गई थी। 23% ऑफ मैन है जो 21 साल से कम की एज में थे तभी उनकी शादी हो गई थी। मिनिमम मीडियन एज क्या है कि देखो वुमेन की बोली गई है, वुमेन की निकालें हम लोग तो बोलेंगे 19.2 ईयर, और मैन की बोली गई है 24.9 ईयर। वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय द बिहार, जिसमें हाई चाइल्ड मैरिज बर्डन है। सबसे पहले क्या वेस्ट बंगाल सबसे पहले नंबर पे है, सेकंड पे बिहार है सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज का। टीनेज प्रेगनेंसी क्या है, जो 7% ऑफ द वुमेन एज 19 है बिगिन चाइल्ड बेयरिंग। तो 19 से 15 से 19 साल की एज में की 7% जो हैं वुमेन
तो वो बच्चे बियर करने लगे अभी से। और हाई और रूरल एरिया में ये बहुत ज़्यादा है, रूरल एरिया में हाई है। टीनेज प्रेगनेंसी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्कूलिंग बढ़ रहा है, तो टीनेज प्रेगनेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मतलब पॉजिटिव ग्रोथ। प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 बोला गया एक्ट इज़ टू प्रोहिबिट सोलमलाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय प्रोवाइडिंग एज मैरिज ऑफ बिटवीन बॉयज़ एट 20 एंड गर्ल्स एट 18, कि मतलब 18 की लड़की और 21 का लड़का तभी शादी हो। एनी मैरिज इससे कम की होगी उसको क्या बोला जाएगा, पनिशबल ऑफेंस अंडर द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग ये क्या है, इलीगल होगा। गर्ल्स शुड बी 18 एंड बॉयज शुड बी 21। रिसेंटली प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को अमेंड किया गया और रेज एज द मैरिज ऑफ गर्ल्स टू 18, और गर्ल्स के रेज, पहले गर्ल्स का कितना था, पहले बॉयज़ वर 21 एंड गर्ल्स वर 18, अब गर्ल्स का कर दिया है 21। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन टू प्रमोट द दिस वन इज टू प्रमोट द गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। चाइल्ड हेल्पलाइन एंड एवरी स्टेट में अलग अलग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। दिस वन इज़ लाइक कॉमन ऑल्सो। 1098 पे कॉल करके आप चाइल्ड हेल्पलाइन 24/7 की इमरजेंसी होता है, जिसमें चाइल्ड मैरिज कहीं पे भी आपको लग रहा हो कि हाँ जब चाइल्ड मैरिज हो रहा है कुछ भी, तो उसको आप बुला सकते हो, पुलिस विल हैंडल द मैटर। NCPCR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, जो उसके अंदर बोला गया है कि जो एक्टिविटीज़ और जो प्रोग्राम होते हैं टाइम टू टाइम इशू करने चाहिए जिसमें चाइल्ड मैरिज एंड रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको देखने के लिए एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम कंटिन्यू होने चाहिए। और इसने बोला कि सभी स्टेट और यूटीज़ को कि डायरेक्शन दिए और स्टेक होल्डर्स को कि वो प्रोएक्टिव स्टेप्स लें, इनमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लें एंड प्रिवेंट करें मेथड्स को और स्टॉप करें चाइल्ड मैरिज को। टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। नाउ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में क्या है अगर हम देखें इसी में, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन डिजिटल शक्ति, स्मार्ट लिखेंगे तभी तो याद होगा, डिजिटल शक्ति 4.0, डिजिटल शक्ति 4.0 इसको लॉन्च किया गया नेशनल एम्प्लॉयमेंट कमीशन ऑफ वुमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन मेटा टू क्रिएट सेफ साइबर स्पेस फॉर वुमेन गर्ल। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है मेकिंग कर वुमेन डिग्निटी स्किल को अवेयर करने के लिए, और बोला कि स्टैंड अप करो ऐसी कोई इलीगल एंड अप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है ऑनलाइन उसके लिए, और बोला सैनिटाइज करेगा मोर देन 1 मिलियन वुमेन अक्रॉस इंडिया। फर्स्ट पेज वार लॉन्च इन 2018 में लॉन्च किया गया। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री किसके द्वारा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इसको क्या किया गया था, सेटअप किया गया था 1992 में। ये रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सेफगार्ड वुमेन्स के लिए, रिकमेंड करता है रेमेडियल लेजिस्लेशन मेजर्स को, फैसिलिटेट करता है ऐसी कोई भी ग्रीवेंसेस जो वुमेन के लिए हो, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को सभी पॉलिसी रिलेटेड जो वुमेन को अफेक्ट करती हूँ। कंपोजिशन इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड 5 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, ओनली 6 पर्सन आर दे, 7 पावर, सभी पावर हैं सिविल कोर्ट के, ट्राइंग ए सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CRPC के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको रूल किया जाता है। टेन्योर का है ऐसे पीरियड के लिए नॉट एक्सीडिंग 3 years एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ, 3 years से ज़्यादा नहीं ले होता है। अब अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तो अब अटल जी न्यू इंडिया का चैलेंज, अटल जी को न्यू इंडिया का चैलेंज पसंद था, लेकिन मेनेमोनिक्स बना सकते हो याद करने के लिए। अटल इनोवेटिव मिशन है
इस लॉन्च किया गया वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को देखते हुए लॉन्च किया गया। अंडर अटल ANIC के प्रोग्राम के अंडर ये क्या करेगा, जस्ट 1 सेकेंड, एड्रेस करेगा मेजर इशू जो वुमेन के द्वारा फेस किए गए सभी स्फीयर ऑफ लाइफ में। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है AIM का और नीति आयोग का। ये एम है कि सीक सेलेक्ट एंड सपोर्ट नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इनोवेटिव एंड सॉल्व सेक्टोरल चैलेंजेस नेशनल इंपॉर्टेंस सोसाइटी रिलेवेंसेस। ये प्रोवाइड करेगा फंड अप टू 1 करोड़ थ्रू ए ग्रांट बेस्ड कमीशन ओपन फॉर एनी इंडियन कंपनी, किसी भी इंडियन कंपनी का इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। एनी कंपनी रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, स्टार्टअप हो, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग। इसका बोल सकते हो, बोला वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को प्रमोट करने के लिए अगर बोलें तो, है ना। फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका है, एम एंड नीति आयोग का है। त्रिवंतपुरम डिक्लेरेशन द फर्स्ट नेशनल वुमेन लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस केरला में हुई है, अडॉप्ट किए हैं त्रिवंतर डिक्लेरेशन एक लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल है 1996 है, जिसमें बोला 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। दिस वन इज सॉरी This one is important. National Commission for Protection of Child Rights has remedied the online protection e-Bal Nidhan portal. ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है CPCR का, जिसमें बोला कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, फाइल कंप्लेंट रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट्स through internet facility. Some of the revamped features include verification of complaints based on subject matters like POSCO, labor, education, etc. Tracking of complaints at every stage in a time-bound manner. Option of transferring complaints from NCPCR to concerning state commission को ट्रांसफ़र करना कंप्लेंट्स को। अब देखते हैं इसको, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR को अपन लोग देखते हैं क्या है। कमिश्नर वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। 2007 में सेटअप किया गया था वुमेन चाइल्ड इसको NCPCR को। ये इंश्योर करता है सभी लॉ पॉलिसीज और प्रोग्राम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग है कम्फर्ट और राइट vision of the right of the child as an enunciated in the Constitution of India as well as the United Nations Convention of Right of Child, मतलब UN चाइल्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर होंगे और इसमें कम से कम 2 वुमेन होनी चाहिए। ऑल द पावर सिविल कोर्ट्स पे होते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करते हैं। चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शॉल होल्ड ऑफिस सच एज 3 टर्म्स ऑफ 3 साल के लिए 3 इयर्स का टर्म होता है और 60 ईयर की एज मेंबर्स के लिए एंड चेयरपर्सन के लिए 65 ईयर की एज। और ग्रुप कौन सा आता है इसमें, बच्चों का, 0 से 18 साल तक के बच्चे। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है, जस्ट 1 सेकेंड। CBI ने लॉन्च किया है कोड नेम ऑपरेशन मेघ चक्र, जिसमें सर्कुलेशन और शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन, इसको बोल सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के लिए, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोल सकते हैं, इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन जस्ट 1 सेकेंड।
ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ के लिए बोला गया है। इसको ये जो प्रमोट होता है उसके अकॉर्ड मतलब कोई अगर ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है उसके खिलाफ किया गया ये ऑपरेशन। सेम ऐसी ऑपरेशन है ऑपरेशन कार्बन, इसी तरह का एक ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन कार्बन बोला जाता है, इसको सीबीआई के द्वारा किया गया था। सीबीआई है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इमेज एंड वीडियो डेटाबेस which allow investigators from the member countries to share data on the cases of child sexual abuse। सीबीआई का मतलब सेपरेट उनका अब डाटाबेस जहाँ पे वो लोग सेक्सुअल अब्यूज को देखते हैं। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, नेशनल कमीशन फॉर पीस ने लॉन्च किया सिस एप्लीकेशन अंडर बाल स्वराज पोर्टल। किसके अकॉर्डिंग? बाल स्वराज पोर्टल के अकॉर्डिंग उन्होंने लॉन्च किया है बाल स्वराज पोर्टल टू हेल्प द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट। हेल्प करने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट। बाल स्वराज इज पोर्टल लॉन्च किया गया एनसीपीसी का ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटली मॉनिटर करना, डिजिटल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म चिल्ड्रन ऑनलाइन ट्रैक करना और डिजिटली रियल टाइम मॉनिटर करना चाइल्ड के मैकेनिज्म को इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन को। द पोर्टल में 2 फंक्शन है, कोविड केयर एंड सिस। 2 फंक्शन क्या है, एक कोविड केयर एंड एक सिस। इन इनिशिएटिव इज अंडरटेकन द डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसको लिया गया है। अब 6 स्टेजेस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन अंडर बाल स्वराज क्या है अब देखते हैं। चलो सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ द चाइल्ड्स डिटेल थ्रू द पोर्टल, डिटेल्स को कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेट करना चाइल्ड के बैकग्राउंड को, सोशल इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोटेक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग इसको सुपरवाइज करना। फॉर्मुलेटिव इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द चाइल्ड के अकॉर्डिंग प्लान बनाना। द ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बेस्ड ऑन द SIR, जो ऑर्डर होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का वो SIR के बेस पर होता है। एलोकेटिंग द स्कीम एंड बेनिफिट्स दैट बेनिफिट कैन बी अवेल, तो उनको बेनिफिट्स देना। एक चेकलिस्ट व इवेल्यूएट करना, इवेल्यूएशन। तो अगर हम इसको सिंपल पॉइंट्स में पढ़ते हैं, इसको सिंपल पॉइंट में लिखें तो सबसे पहले आ गया आपका 1 सेकेंड। अरे ये तो बहुत छोटा हो गया। इवेल्यूएशन है आपका बेनिफिट्स एंड स्कीम्स, फिर आया ऑर्डर ऑफ चाइल्ड, ऑर्डर फॉर्मुलेशन और इन्वेस्टिगेशन एंड सबसे पहले डिटेल्स। हो गया ऑल 6 स्टेज ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ बाल स्वराज के सबसे पहले क्या है, डिटेल लेना, फिर इन्वेस्टिगेट करना, फिर फॉर्मुलेट करना, फिर ऑर्डर करना कि क्या क्या हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, बेनिफिट और उनको स्कीम्स देना और बाद में इवेल्यूएट करना। सिस एप्लीकेशन इज यूज फॉर रिसीविंग डाटा, इसको डाटा को रिसीव करने चाइल्ड का, स्टेट पॉपुलेशन के और सभी स्टेट के और यूनियन टेरिटरी को ट्रैक करता, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को। द प्रोग्राम एम्बॉडीड इन आर्टिकल 15(1) में है कॉन्स्टिट्यूशन की। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द पब्लिक टू रिपोर्ट एनी चाइल्ड इन द नीड ऑफ एक्सिस्टेंस। मतलब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि अगर कोई बच्चा दिक्कत में है तो उसको हम लोग क्या करें, असिस्टेंस करें और हेल्प प्रोवाइड करें चिल्ड्रन के नीड के अकॉर्डिंग। NCPCR एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर जो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंडर, CPCR के अंडर। गाइडलाइन प्रिंसिपल चाइल्ड ऑन द मूव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
ऐसे प्रिंसिपल जिसमें ऐसे गाइडलाइंस प्रिंसिपल दिए गए चिल्ड्रंस को कि वो मूव करें कंटेक्स्ट को क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग। नेशनल यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फोरम यूनिसेफ ने एंड द IOM अमंगस्ट अदर प्रोवाइडेड सेट ऑफ 9 प्रिंसिपल दिए गए जो एड्रेस करते थे कि यूनिक एंड लेयर्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑन द मूव बोथ इंटरनली एंड अक्रॉस बॉर्डर। 9 प्रिंसिपल दिए गए एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइवर्स इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज कि लोग मूव किए उधर से। जो प्रिंसिपल आर ड्राइव फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड डू नॉट क्रिएट न्यू, जो कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द राइट एंड डू नॉट क्रिएट ए न्यू इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी एक नया इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन ना बने, इस वजह से बोला गया है कि चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बनाए गए हैं। ये पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। 174 मेंबर्स एंड 8 ऑब्जर्व स्टेट हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। सपोर्ट करता है माइग्रेट अक्रॉस द वर्ल्ड, डेवलप करता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस टू द शिफ्टिंग डायनेमिक माइग्रेशन एंड एक्ट एज ए की सोर्सेज ऑफ एडवाइस ऑन द माइग्रेशन पॉलिसी। माइग्रेशन पॉलिसी के लिए की सोर्सेज की तरह काम करता है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स देखता है शिफ्टिंग डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, सपोर्ट करता है माइग्रेंट्स को। फंक्शन लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मार्केट, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मार्केट को भी लीड करता है। एंड वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पार्टनर, गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट का पार्टनर है उसके साथ क्लोजली काम करता है। सो हेयर इधर तक हम लोगों ने क्या किया है, लाइक हेयर वी राइट नाउ इन पेज नंबर, दिस वन इज़ 12, सो दिस वन इज़ पेज नंबर 14। तो अभी 1 घंटे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम लोगों ने इसका कितना टॉपिक ख़त्म किया है, आई विल शो यू। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर। तो अभी हम लोग जस्ट इसका थोड़ी देर हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट और एक एक करके इस वीडियो को हम लोग 6 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ओके, सो प्लीज़ कंटिन्यू। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें इसका आगे का रिमेनिंग पार्ट्स करते हुए चलेंगे। जस्ट इसके बाद ही करेंगे कंटिन्यू, बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर राइट नाउ। जस्ट टेक ब्रेक, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम उधर से कंटिन्यू करते हैं।